हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज बहुत दिनों बाद अब ट्वेल्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, है ना। अभी ये लेक्चर में हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इसका इंग्लिश वर्जन भी बोलूँगा और आप आएँ। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले थियरी फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और धीरे धीरे पूरा कोर्स हम इस वीडियो के वे से बढ़िया से पढ़ेंगे जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं। आपका क्लासरूम टीचिंग होगा ये। आइए बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो सिलेबल का वर्ड है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो ओल्ड वर्ड, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, के सी नहीं, इलेक्ट्रॉन से बना है, जो बाद में इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन सी भी हुआ। और स्टैटिक्स का मतलब तो आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी बना और आज के डेट में उसको चार्ज बोलते हैं अभी। तो इलेक्ट्रो यहां चार्ज टर्म को रेफर कर रहा है, चार्ज। और स्टैटिक्स वो मैथमेटिकल वे है जिसमें हम किसी बॉडी या पार्टिकल रेस्ट में हो और तब उसकी स्टडी करें, ना। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ बॉडी इन रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में हो उसकी स्टडी करें तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इन रेस्ट, ठीक है ना। चार्ज जब मोशन में हो तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एटसेट्रा में उसकी बातें करेंगे, वो अलग एक पोर्शन हो गया। तो हियर यहां पर हम चार्ज इन रेस्ट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज क्या है पहले ये तो समझें, चार्ज है क्या। चार्ज, मैं वर्ड्स तो इंग्लिश में ही बोलूंगा, बेशक लैंग्वेज को हिंदी में रख रहा हूं। वैसे हिंदी वाले इसको आवेश बोलते हैं, आवेश, बट चार्ज मैं बोलूंगा। चार्ज है क्या, जैसे मैस है वैसे ही चार्ज भी एक क्वांटिटी है ना। ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। जो प्रॉपर्टी मेजरेबल हो उसे क्वांटिटी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी भी है और एक क्वांटिटी भी है क्योंकि मेजरेबल है। बट एक कैसी क्वांटिटी है ना, इसकी हम बातें करें तो हम बॉडी पे कहते हैं कि चार्ज है या वो बॉडी चार्ज्ड है तब जबकि उस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से इक्वल ना हो, डिफरेंट हो। कोई एक बॉडी है, इस पे अगर बॉडी है उसमें मास है तो श्योर वो एटम से बना है। अगर वो एटम से बना है तो एटम्स में तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना। ये सब पार्टिकल्स रहेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज्ड पार्टिकल है ना। तो सारे ही बॉडी जिसमें मास हो उनमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर डिस्टर्ब ना किया गया बॉडी हो, कहीं रब ना किया गया हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देगा और बॉडी अनचार्ज्ड हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं रहता। जनरली अनडिस्टर्ब्ड बॉडी ऑलवेज अनचार्ज्ड होती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट हो जाए तब हम कहेंगे बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो टर्म चार्ज ये नहीं इंडिकेट करता है कि बॉडी पे चार्ज पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट हो।
चार्ज पार्टिकल्स तो हर मास वाली बॉडी पे प्रेजेंट होगा, लेकिन उसको हम चार्ज्ड नहीं बोलेंगे। चार्ज कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट हो, दोनों के नंबर में अंतर हो, तो हम कहेंगे चार्ज्ड है। ठीक है ना? तो द टर्म चार्ज डज नॉट रेफर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ओनली, द टर्म चार्ज रेफर्स एज excess or deficiency of electrons with respect to protons। ठीक है ना? The term charge refers as excess और deficiency of electrons with respect to protons, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट हो, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो या कम हो, बट इक्वल ना हो। चाहे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो, लेकिन अगर नंबर डिफरेंट नहीं है तो हम उन्हें चार्ज्ड नहीं बोल सकते। तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे कि चार्ज का डेफिनेशन क्या है। क्या है? इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से डिफरेंट हो तो हम चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे, और नहीं डिफरेंट हो तो अनचार्ज्ड बोलेंगे। ठीक है, ये तो चार्ज का डेफिनेशन हुआ। अब हम बातें इसकी थोड़ी बेसिक करेंगे शुरू में, क्योंकि पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टेट का, तो पहले हम बेसिक बातें जान लें, क्योंकि बेसिक बातें ही हमारे अच्छे प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को मजबूत करती हैं, है ना? अच्छे मतलब डिफिकल्ट को। अगर बेसिक आप जानते हैं तो डिफिकल्ट नहीं रह जाता। इसलिए पेशेंस के साथ पहले सुनेंगे 1-2 लेक्चर, इसमें थियरी ज्यादा होगी, बाद में फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि चार्ज का डेफिनेशन क्या है। अब हम थोड़ी बातें करते हैं। चार्ज एक क्वांटिटी है, आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही बोला कि चार्ज इज ए क्वांटिटी। चार्ज तो आप ये जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि क्वांटिटी डिपेंडेंसी के व्यू से 2 तरह की होती है। कौन कौन बताएंगे आप? डिपेंडेंसी की वे से एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, इन दोनों में से चार्ज क्या है? तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टेट का ये पहला वर्ड हम सुनते हैं चार्ज, तो बच्चे समझते हैं कि यही फंडामेंटल है। नहीं नहीं, एसआई में, इंटरनेशनल सिस्टम में, इन एसआई चार्ज इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, ये फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है। मैं आपको 11th याद दिलाऊं अगर, तो 11th में आप पढ़े होंगे कि 1971 में जब एसआई डिक्लेयर किया गया जेनेवा में, तो उस समय 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। कौन कौन? मैकेनिक्स के 3 क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, जो पहले भी थी, एमकेएस में भी थी। इन तीनों के बाद चौथा टेम्परेचर, पांचवा नंबर कुछ भी रखें, ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसकी एसआई यूनिट कैंडला होती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर छठवां, जिसकी यूनिट मोल होती है। मैं 7th कह रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट को। तो एसआई में इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? चार्ज का इन 7 में कहीं नाम नहीं आता। 1989 में 2 और क्वांटिटी ऐड की गई सब्सिडियरी, प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन है, और सॉलिड एंगल जिसका यूनिट एस्टेरेडियन है। तो अगर मैं टोटल 9 भी कहूं, 7+2, तो उसमें कहीं भी चार्ज नहीं आता है। इसलिए चार्ज एसआई में डिराइव्ड है, उसके करस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक करंट जरूर फंडामेंटल है। तो चार्ज इन एसआई, कुछ ना बोले तो एसआई ही समझेंगे, और ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना? इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्यू से डिनोट करें चार्ज को, तो इसका डायमेंशन, करंट को ए से भी डिनोट करते हैं लोग, कुछ लोग आई से भी। डायमेंशन में ए से ज्यादा लिखते हैं,
आई तो सिंबल है, तो ए करंट इनटू टाइम होता है चार्ज, चार्ज इक्वल्स टू करंट, ए फॉर करंट हियर, टी फॉर टाइम। तो ये डिराइव्ड है, फंडामेंटल नहीं है। हाँ, कुछ 1901 से 1971 के बीच में एमकेएस डेवलप हुआ कई फॉर्म में, एमकेएस ए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एमकेएस क्यू में और कुछ और में भी कुछ दिनों तक चार्ज को फंडामेंटल समझा जाता था। अब कोई पूछे कि एमकेएस क्यू में चार्ज क्या रहता है फंडामेंटल की डिराइव, तो वहां आप कहेंगे फंडामेंटल। लेकिन कुछ ना बोला जाए तो आप सिर्फ एसआई के अकॉर्डिंग बोलेंगे और ये डिराइव्ड है। तो चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन एसआई, बट कुछ टेम्पररी सिस्टम्स रहे यूनिट के जिसमें इसे फंडामेंटल समझा जाता था, समझा जाता है नहीं। ठीक है, तो ये डिराइव्ड है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है ना, यूनिट ऑफ चार्ज। इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल लेमैन जैसा, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा जीरो से स्टार्ट करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां वर्ल्ड के कम स्टूडेंट्स उस लेवल तक रीच करेंगे। हाँ जी, मैं वर्ल्ड के विषय में बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे हम किस स्टैंडर्ड को टच करेंगे। बीच में आप इस क्लास में वैसे फील करेंगे जैसे आपके क्लास में टीचर आपके सामने ए टू जेड आपके करेक्शन करते देखते। तो पेशेंस के साथ सुनिए, बस कहाँ काम कराना है, क्या क्वेश्चन देना है, हम सब समझ करके सब कुछ करेंगे इस क्लास में, कंप्लीट क्लास होगा। तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते रहे थे हम। यूनिट ऑफ चार्ज इज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट में सबसे पहले एसआई का ही नाम लें। तो एसआई यूनिट है, क्या होता है? कूलॉम, जिसे सी से सिंबलाइज करेंगे, है ना, कूलॉम। डी ऑगस्टिन कूलम के नाम पे इसका नाम कूलॉम्ब है, एसआई। ये लार्ज यूनिट है, प्रैक्टिकली छोटे चार्जेस ज्यादा अवेलेबल होते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, टाइम बाय टाइम अलग अलग यूनिट्स बने, लेकिन इसमें थ्री यूनिट, थ्री सिंबल्स हैं, सबकी वैल्यू सेम होती है। एक तो हम कहते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू। इसको कुछ लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन ने ही चार्ज को टू पार्ट में डिवाइड किया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो फ्रैंकलिन, ईएसयू, फ्रैंकलिन दोनों यूनिट है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस ईएसयू को कुछ लोग स्टैटिक कूलम भी बोलते हैं। स्टैटिक कूलॉम्ब, सिर्फ कूलम नहीं, इसे शॉर्ट में स्टैट कूलम लिख सकते हैं, स्टैट कूलम, है ना। ये तीनों एक ही क्वांटिटी है, तीनों ही सीजीएस यूनिट है, तीनों की वैल्यू सेम होती है। ईएसयू बोले यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैटिक कूलम, या स्टैट कूलम, या फ्रैंकलिन, है ना। और आप जानते 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ईएसयू, या स्टैट कूलम, या फ्रैंकलिन, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कूलम और ईएसयू में कौन लार्जर यूनिट है चार्ज का, तो कूलम लार्जर है। क्यों? क्योंकि जिस किसी क्वांटिटी को मेजर करने में जिस यूनिट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट छोटा होता है, वो यूनिट खुद बड़ा होता है ना। जैसे आपसे कोई कहे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के साथ 100 मल्टीप्लाइड है और मीटर के साथ 1, तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा है यूनिट, मीटर या सेंटीमीटर? सब कहेगा मीटर है। क्यों? यहां मैं कहूंगा मीटर के साथ 1 मल्टीप्लाइड है और सेंटीमीटर के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100 है, इक्वल करने पे। तो जिसकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट छोटा होता है ना इस इक्वेशन में, वो यूनिट खुद की बड़ी होती है। तो यह कूलम इज लार्जर देन ईएसयू, ठीक है। और भी सारी यूनिट्स हैं, एक यूनिट है ईएमयू, ईएमयू, ईएसयू नहीं, ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। मैं यहां मिटा करके फिर से लिख दूं,
1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 ESU is 1 by 10 EMU, electromagnetic unit. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट में ईएमयू। तो ईएसयू और ईएमयू में कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है इसका कोफिशिएंट छोटा है, 1/10 है, ये बड़ा है। ये कूलम से भी 10 टाइम्स बड़ा है ना। तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। बाकी और भी कुछ चार्ज के यूनिट्स हैं, जैसे एक यूनिट है फैराडे, फैराडे है ना। एक हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में फैरेड वर्ड आता है, फैरेड। फैरेड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, चार्ज की नहीं। ये फैराडे है, फैराडे। तो फैराडे 1 फैराडे 1 F अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम होता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी यूनिट्स हैं, ये लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। तो आप डायमेंशन समझ गए, चार्ज का डायमेंशन 80। आप यूनिट समझ गए, कूलम एसआई यूनिट, ईएसयू स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन सीजीएस यूनिट। बाकी और भी यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, ईएमयू, फैराड एटसेट्रा एटसेट्रा, फैराडे एटसेट्रा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टी, डेफिनेशन जान गए, यूनिट जान गए, डायमेंशन जान गए। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इन प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज किया जाएगा और यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को इजी करेंगे। इसलिए सिर्फ ये थियरी नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड मतलब विच इज डिस्क्रीट, विच इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हो, जैसे लाइन है ये कॉन्टिन्यूस है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ये पॉइंट्स एक दूसरे से मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाए, बिना माइक्रोस्कोप का देखा जाए, मैक्रो माइक्रो नहीं करा, मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाए तो ये अलग अलग दिखे, अलग अलग फील हो, तो हम उसे कहते हैं वो डिस्क्रीट है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो अलग अलग हो, जो डिस्क्रीट हो, जो फ्लूइड लाइक कॉन्टिन्यूस नहीं हो, ठीक है ना। अब ये बात कहां से आ गई? बहुत शुरुआत में जब हम चार्ज को जानते थे तो हम ये मानते थे कि इसमें फ्लूइड थियरी है। फ्लूइड थियरी मतलब चार्ज एक फ्लूइड है, फ्लूइड कॉन्टिन्यूस समझते हैं ना माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। बाकी माइक्रो में तो वो भी क्वांटाइज्ड है। तो फ्लूइड लाइक है, वन फ्लूइड थियरी थी पहले। मतलब वन फ्लूइड का मतलब कि ये क्वांटिटी है, ये कोई सब फ्लूइड है, हर मैटर में होता, और जब हम रब करते तो जिसमें ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाती उसे पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें कम होती नेगेटिवली चार्ज बोलते। बाद में कहा गया नहीं नहीं, टू फ्लूइड थियरी होती है। हर बॉडी में एक पॉजिटिव फ्लूइड भी होता है और नेगेटिव फ्लूइड भी होता है, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा है वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा है नेगेटिवली चार्ज। बहुत दिनों तक चार्ज को फ्लूइड समझा जाता रहा। चलिए ये तो फिजिक्स का डेवलपमेंट है, धीरे धीरे फॉर्म बदलता गया। जब स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी कह ले या 20th सेंचुरी, हाँ 1898 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, बट वो 20th सेंचुरी के काफी करीब है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स जब हम जाने तो हम कहें नहीं नहीं, ये फ्लूइड नहीं है, ये तो पार्टिकल है, ये अलग अलग होते हैं, इनसे चार्ज बना है और चार्ज डिस्क्रीट है। तो जब चार्ज को हम पार्टिकल के फॉर्म में देखने लगे 20th सेंचुरी से लगभग, तो हम कहें कि ये क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, ये फ्लूइड लाइक कॉन्टिन्यूस नहीं है। हालांकि ये भी ट्रांसफर होता है, ये भी फ्लो जैसा ही ट्रांसफर होता, बट फॉर्म बदल गया।
तो हम इसे फ्लूइड लाइक ना समझ करके इसे हम पार्टिकल समझते हैं, ये अलग अलग है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस चार्ज इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर सेपरेट, सेपरेट है ना। एक पार्टिकल यहां ऐसा कुछ है, ये फ्लूइड नहीं है, इट इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ अगर वो क्वांटाइज्ड है, अलग अलग पार्टिकल से बना है, तो स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो रही ना फिजिक्स की, वो क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग का ईरा था, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बड़ा एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो जो क्वांटाइज्ड है उसके क्वांटम फिक्स करने की प्रोसेस चलने लगी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वांटम? जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड है तो क्वांटम ऑफ चार्ज होगा, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम कहते किसको हैं? अगर वो अलग अलग है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसकी वैल्यू को, उस क्वांटिटी की वैल्यू को हम क्वांटम कहते हैं। क्वांटम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है नेचर में, वो उसका क्वांटम कहलाएगा। तो अभी तक के वेल प्रूव्ड फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को कहते, इसको ई से डिनोट कर देते। ई का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, प्रोटॉन का चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी। हम माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लस ई प्रोटॉन का चार्ज। अभी वेल प्रूव्ड जो फिजिक्स की थियरी है अवेलेबल, उसमें अभी इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है। बाकी हम क्वार्क की बातें करेंगे, घबराएंगे नहीं हम। तो ई क्या है? ई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, ये क्वांटम ऑफ चार्ज है। मिनिमम वैल्यू ही उस क्वांटिटी की क्वांटम होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना। यानी हम इसे कहेंगे क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस चार्ज इज मेड अप ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स ना, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर, और इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड है। मैंने कहा वो ईरा ऐसा था कि इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज के क्वांटम खोजा जाने लगा था। आप केमिस्ट्री में तो 11th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता तो उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसे एल से डिनोट करते होंगे, वो भी क्वांटाइज्ड है ना। बोर ने सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम के लिए क्वांटम थ्योरी दी। उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एल क्या था? h/2π, है ना। कोई भी वैल्यू nh/2π होती है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो मास भी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। अब कहेंगे मास क्वांटाइज्ड है तो मास का क्वांटम क्या है? तो मास क्वांटाइज्ड है, ये तो प्रूव्ड है, लेकिन मास का क्वांटम अभी तक वेल प्रूव्ड नहीं है, अभी फिक्स नहीं है। जब जीटीआर वेल प्रूव हो जाएगा, जीटीआर मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तब क्वांटम ऑफ मास फिक्स किया जाएगा। लेकिन चार्ज का क्वांटम अभी फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो बहुत सारी क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड हैं, उसमें एक चार्ज भी है जिसकी ये वैल्यू है। क्वांटम किसे कहते? मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी को क्वांटम कहते। चार्ज की मिनिमम वैल्यू ये है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी चार्ज का फ्रैक्शन नहीं हो सकता, चार्ज का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज हो सकता। यानी कोई भी चार्ज जिसे मैं क्यू से डिनोट करूंगा, चार्ज को, क्यू मतलब चार्ज, ये प्लस माइनस एन ई होगा। एन कोई इंटीजर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे खुद भी दोनों हो सकता, प्लस माइनस ना लिखूं तो भी वैसे ही है, सेम बात है। तो एन इंटीजर है यहां, आप जानते इंटीजर 1 2 3 4, ऐसा जीरो भी हो सकता, -1 -2 -3 भी हो सकता, है ना। 1/2 इंटीजर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो कोई भी चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, ई का फ्रैक्शन नहीं हो सकता।
1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, है ना, ये सारा हो सकता, बट फ्रैक्शन ऑफ ई नहीं हो सकता। ये क्वांटम थ्योरी से इस बात को हम लिख सकते हैं। एवरी चार्ज इज n टाइम्स ऑफ ई, n इज इंटीजर, ना, दैट्स नॉट फ्रैक्शन। यानी कोई चार्ज गिवन हो और कहे आपसे कोई कि पॉसिबल है कि नहीं, तो उस चार्ज को ई से डिवाइड कीजिए। ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये वैल्यू इंटीजर आती है तो पॉसिबल है, अगर वो फ्रैक्शन आता है तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इंटीजर आए तो पॉसिबल, फ्रैक्शन आए तो नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब जानते कोई नेचुरल वे में कोई भी बॉडी अनचार्ज्ड होती है, न्यूट्रल होती है ना, अनचार्ज्ड होती है। लेकिन अब मान लीजिए रब कर दिए, बहुत सारे चार्जिंग के प्रोसेसेज हैं। मान लीजिए अभी मैं रब की ही बात करूं, क्योंकि आप छोटे क्लास से रब करके चार्ज करने की प्रोसीजर को पढ़े होंगे। आपने रब कर दिया तो एक बॉडी मान लीजिए ए है, ए बी है, हो सकता है ए बी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, तो जो लूजर होता है इलेक्ट्रॉन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता, जो गेनर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ने लूज किया उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी क्या करेगा, गेन करेगा, करेगा ना, ठीक है। या तो 1 लूज करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा। हम अभी जो जनरल हमारी थियरी है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन हम नहीं मान पा रहे हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं हो सकता। तो ये लूजर या गेनर इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होगा। तो कोई क्यू दे करके, चार्ज दे करके किसी बॉडी का पूछे कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है या गेन किया है, जो लूजर होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली। जो गेनर होगा कैसा चार्ज होगा, किस तरह का चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां गया अपने नेगेटिविटी बढ़ा देगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्यू बाई ई से। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतना नंबर क्यू बाई ई नंबर इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू बाई ई उसने लूज किया, ठीक है ना। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। लास्ट में इस पर मैं एक बात और करूंगा क्वांटाइजेशन में कि बाद में कुछ दिनों बाद एक थियरी आई क्वार्क की, क्वार्क्स। ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, उससे भी छोटे चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, है ना। पॉजिटिव क्वार्क को क्वार्क अप कहते और नेगेटिव को क्वार्क डाउन कहते, है ना। और ये कहा गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वार्क चार्ज, मिनिमम चार्ज ऑन क्वार्क ±E/3 होती है, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्वार्क्स न्यूक्लियस के अंदर पाए गए हैं, ये ट्रेस भी हुए हैं, लेकिन चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, हर जगह होता है ना, बाहर भी होता। बाहर अभी तक प्रैक्टिकली कोई क्वार्क ट्रेस नहीं हुआ है, इसलिए क्वार्क थियरी अभी वेल प्रूव्ड नहीं है। तो कहेंगे कि अंदर तो न्यूक्लियस के हमने ट्रेस किया है, हाँ किया तो है, लेकिन अंदर न्यूक्लियस के बहुत सारे टेम्परेरी पार्टिकल्स बनते हैं और वो फिर दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के स्टेबल नहीं रहते, तभी इसके स्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं, हो सकता कल ही प्रूव हो जाए, वो अलग बात है। तो अभी तक हम क्वांटम ऑफ चार्ज ई को कहेंगे, E/3 को नहीं कहेंगे। वैसे ±E/3 ±2E/3 ऐसे क्वार्क्स पाए गए हैं, और कहा तो अब ये गया है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से क्वार्क से ही बने हैं, बट उस थियरी को हम अभी नहीं जा रहे हैं, हमारे
आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस सिलेबस होगी ये बातें, तो बट सब मेयरली सिर्फ उसके नाम के नॉलेज के लिए मैंने क्वार्क की बात की आपसे। तभी भी क्वांटम हमारे लिए ई है, E/3 नहीं है। कितना टाइम और 15। तो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। आपने बहुत सारी क्वांटिटीज के कंजर्वेशन को पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कितना नाम गिनाऊं, बहुत सारे है ना। उन कंजर्वेशन में एक थियरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी है। आप लोग इतना बार पिछले क्लासेज में पढ़ चुके होंगे कि जब कोई कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी आता होगा तो सबसे पहले लाइन आप लिखते होंगे कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लाइन यहां भी चलेगी और हम कहेंगे कि इसका मतलब हुआ कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, है ना। आप किसी सिस्टम के चार्ज को, आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज को न क्रिएट कर सकते, न डिस्ट्रॉय कर सकते, न बना सकते, न बिगाड़ सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते, है ना। तो पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। किसी बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके दूसरे बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों का सम, अगर न्यूट्रल बॉडी थी तो फिर से इनिशियल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, जीरो थी तो जीरो, और जो इनिशियल थी वो रहेगी। तो चार्ज और सारे क्वांटिटी जैसा ही कंजर्व्ड है, ठीक है। इट कैन, चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन आप जानते, चार्ज के लिए एक स्टेटमेंट है कि द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, द प्रिंसिपल of conservation of charge, conservation of charge is more fundamental. Why? बहुत सारे प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोर फंडामेंटल है। क्यों? क्वेश्चन तो है ना। क्या कॉज है? तो कॉज ये है कि जैसे मैं मानूं मास कंजर्व है, हाँ है, एनर्जी कंजर्व है, लेकिन इनके एक्सेप्शंस हैं। किसी कंडीशन में मास कंजर्व नहीं भी रह सकता, एनर्जी कभी किसी कंडीशन में कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं भी ओबे करेगी, एक्सेप्शंस हैं, लिनियर और एंगुलर मोमेंटम के भी हैं। लेकिन अभी तक हमारे फिजिक्स में कोई ऐसा प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे न हो रहा हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा ट्रू है, इसका अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आगे की बात कोई नहीं जानता, है ना, साइंस रोज बदलने वाला चीज है, बट अभी तक नहीं है। दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज मोर फंडामेंटल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल। While conservation of mass, conservation of charge, conservation of mass, conservation of energy, conservation of linear momentum, angular momentum, इन सब के एक्सेप्शंस अवेलेबल है, इसलिए मोर फंडामेंटल है, ठीक है। अब एक बात कह सकते हैं कि आप कहेंगे कि आप एग्जाम्पल दीजिए कि जहां मास कंजर्व नहीं है, जहां एनर्जी नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कई बार जो एग्जामिनेशन में आगे पूछे गए हैं मैं उनको थोड़ा एसोसिएट करूं। आप जानते एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबलाइज को ऐसे करते, इस मास ऊपर लिखते, इलेक्ट्रॉन का 0 यूनिट मास होता, वैसे तो मास होता है 9.1 10⁻³ kg। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1/83, वैसे 7 टाइम्स, है ना, 1837 टाइम्स छोटा है, तो इसको हम 0 जैसा मानते हैं। और चार्ज इस पर कितना है? -1। ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता। इसी के जैसा 0+1 एक पार्टिकल है, इसका नाम प्रोटॉन नहीं है, इसका नाम पॉजिट्रॉन है। दोनों का मास इक्वल है, कितना होगा?
9.1 10 to the power minus 31 kg, वो तो स्मॉल है ना। चार्ज दोनों पर इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है। 1.6 10 to the power minus 90 कूलम, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ऐसे दो पार्टिकल जिनके मास इक्वल हो और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो, उनको हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नहीं, पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, एंटी पार्टिकल। जब इन दोनों को एक साथ रखेंगे आप, ये 10 to the power minus 10 सेकेंड के अंदर ही, है ना, इनमें मास है, एनर्जी भी नहीं है, ये हाई रेडिएशन गामा रे में कन्वर्ट हो जाएंगे। गामा रेज, गामा रेज में मास नहीं है, नो मास। मास कहां चला गया, यानी मास कंजर्व नहीं रहा, है ना। इसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को एनिहिलेशन, 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 है ना, एनिहिलेट हो जाती, ये पूरी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। बाद में मास जीरो, एनर्जी वेरी हाई। पहले कन्वर्जन के पहले मास था, एनर्जी नहीं थी, तो ना सिंपली मास कंजर्व रहा, ना सिंपली एनर्जी कंजर्व रही। लेकिन चार्ज पहले भी जीरो सिस्टम का, गामा रे का भी चार्ज जीरो होता, चार्ज यहां कंजर्व है। ठीक उल्टा, इस गामा रे को किसी हार्ड मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट कराया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते, इसे पेयर प्रोडक्शन कहते। इसमें भी चार्ज कंजर्व रहता, बट अदर क्वांटिटीज मास एनर्जी नहीं रहती। दैट्स वाई देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज मोर फंडामेंटल, है ना, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। थर्ड वन, एडिटिव, नेचर वाइज चार्ज एडिटिव है ना। एडिटिव कहते हैं कि इनका समेशन, चार्जेज का एडिशन, है ना, स्केलर अलजेब्रिक मेथड से होता है। एडिशन ऑफ चार्ज इज अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब स्केलर मेथड से होता है। आप जानते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे इसका एडिशन भी स्केलर मेथड से होता है। एडिटिव मतलब स्केलर क्वांटिटीज का यहां एडिशन स्केलर मेथड से हो, इस प्रिंसिपल को एडिटिव प्रिंसिपल कहते हैं। अब कह सकते हैं आपकी जो स्केलर है उसका स्केलर से ही होगा, वेक्टर से थोड़े होगा। हाँ, इसके लिए एक और वेक्टर में प्रिंसिपल है जिसे शायद आप नाम सुने हो, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसका एडिशन वेक्टर मेथड से किया जाए, तो वेक्टर मेथड से एडिशन को सुपरपोजिशन और स्केलर मेथड से एडिशन को क्या कहते हैं हम, एडिटिव नेचर। ऐसा नाम देने की क्या जरूरत है, वेक्टर तो वेक्टर से ही ऐड होगा, स्केलर स्केलर से होगा। नहीं, कभी कभी कहीं कहीं हम स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर बनाकर ऐड करते, जानते हैं कहां, जब आप एसी करंट पढ़ेंगे ना तो करंट और वोल्टेज स्केलर है, बट वहां उनका एडिशन है ना, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, उनका वेक्टर मेथड से होता है, जबकि वो इटसेल्फ क्या है, स्केलर है। तो कहीं कैसे जरूरत होती है, इसे फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते, फेजर रिप्रेजेंटेशन, तो वहां वोल्टेज, वहां करंट है स्केलर, लेकिन एडिटिव नेचर को वे नहीं करता। तो ऐसे कुछ केसेज आते हैं, क्यों आते हैं, कहां आते हैं, आगे की बातें हैं, हम बिट बाय बिट वहां तक पहुंचेंगे। तो यहां ये इंश्योर करता है प्रिंसिपल कि चार्ज इज स्केलर इटसेल्फ, और वो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसका स्केलर मेथड से ही होगा। यानी किसी बॉडी पे अगर +10 कूलम चार्ज है और दूसरे पर -4 कूलम चार्ज है, तो दोनों चार्ज का एडिशन 10 प्लस ऑफ -4 कूलम यानी +6 कूलम होगा ना। इसमें थीटा बीटा की किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा
कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का क्या मतलब है? इनवेरिएंट का मतलब है, ओके ना, इनवेरिएंट का मतलब है कि जो क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड ना करे, यानी चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर फोर्स है, उसका एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में और एक रेस्ट के फ्रेम में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कह लें, दोनों में अलग अलग एक्सेलरेशन होगा सेम बॉडी का सेम टाइम में, है ना। तो कुछ क्वांटिटी जो होती हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। जो नहीं करती है उसमें से एक एग्जांपल चार्ज का भी है। तो दैट विच डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनवेरिएंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इररिलेटिविस्टिक। इररिलेटिविस्टिक, मैं आपको यहां याद दिलाऊं कि बहुत सारे अच्छे ऑथर्स को भी मैं देख रहा हूं, इंडियन ऑथर्स को, इररिलेटिविस्टिक और इनवेरिएंट दोनों के एक ही जैसा लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इनवेरिएंट जिस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इफेक्ट ना हो, है ना। इररिलेटिविस्टिक क्या है? जिस क्वांटिटी पर हाई वेलोसिटी का इफेक्ट ना हो, नो इफेक्ट ऑफ हाई वेलोसिटी। मतलब ये कि जैसे मास है, मास, किसी बॉडी का मास रेस्ट में जो है हम मेजर कर सकते, लेकिन इसे बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करा दिया जाए। हाई वेलोसिटी मतलब जो लाइट के कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब इक्वल नहीं, किसी मास को लाइट के इक्वल वेलोसिटी से मूव करा भी नहीं सकते, करा देंगे तो मास एनर्जी बन जाएगी, मास रहेगा नहीं, है 1/10, 1/20, 100, ये कंपेरेबल कहलाएंगे। तो अगर वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करा दिया जाए तो मास की वैल्यू इंक्रीज करती है ना। हाई वेलोसिटी में जो मास होता है, रिलेटिविस्टिक मास, ये होता है मास इन रेस्ट अपॉन 1 माइनस v²/c²। v वेलोसिटी ऑफ मास है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप देख रहे हैं v जितना ज्यादा होगा v/c उतना ज्यादा होगा। तो 1 में से ग्रेटर क्वांटिटी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर घटेगा। डिनोमिनेटर घटेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी हाई वेलोसिटी पे मास इंक्रीज करता है। वैसे मैकेनिक्स की अदर क्वांटिटी, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ घटता है, टाइम का डायलेशन होता है। मैकेनिक्स की 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम, तीनों हाई वेलोसिटी से चेंज होती है। तो अदर क्वांटिटी चेंज अधिकतर हो जाती, कुछ नहीं भी होती। जो हाई वेलोसिटी से चेंज हो जाए वो रिलेटिविस्टिक है, जो ना चेंज हो जाए इररिलेटिविस्टिक है। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, हाई और लो, इसलिए चार्ज क्या है, इररिलेटिविस्टिक, विच इज नॉट रिलेटिविस्टिक है। तो ना हाई वेलोसिटी का इफेक्ट है और नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये इनवेरिएंट एंड इररिलेटिविस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में, जो भी नंबर हुआ, शायद 6, 7 हो गया, कि नो चार्ज विदाउट मास, है ना। किसी सिस्टम को मान लें कि सिस्टम पे कोई चार्ज है प्लस या माइनस, तो कहने की जरूरत नहीं कि उसमें मास है कि नहीं। बिना मास का चार्ज को पोजेस नहीं किया जा सकता, मतलब रखा नहीं जा सकता। किसी बॉडी पे चार्ज है तो इंडिकेट करता है कि उसमें मास जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बिना मास का चार्ज नहीं रखा जा सकता।
ये प्रिंसिपल कहता है। लेकिन इसका कन्वर्स नहीं ट्रू है। मतलब कि मास विदाउट चार्ज हो सकता, मास विदाउट चार्ज हो सकता। मेरा एक मार्कर है, अगर अनडिस्टर्ब्ड है, इस पे चार्ज नहीं होगा, लिखा नहीं रहता, तो अभी तो चार्ज कुछ हो गया होगा वैसे, तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन मास तो है, मैटर है तो मास है। पर चार्ज हो भी सकता मैटर पे, नहीं भी हो सकता। तो मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है, लेकिन कोई ऐसा बॉडी सिस्टम जिसपे चार्ज हो वो बिना मास का नहीं होगा। तो नो चार्ज विदाउट मास, बट मास में बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। कन्वर्स नहीं ट्रू है इसका, है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी के चार्ज को ट्रांसफर कर सकते, ए टू बी, है ना? अब ट्रांसफर के बहुत मेथड्स हैं, वो हम अगले क्लासेज में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफरेबल है ना? लेकिन ध्यान रखें, पूरे सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज is always associated with transfer of mass मतलब अगर किसी बॉडी को के चार्ज को ट्रांसफर किया गया, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के साथ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास है। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका मास रिड्यूस होता है, मास डिक्रीजेस, है ना? डिक्रीज किया। जो नेगेटिवली चार्ज हुआ उसका मास इंक्रीज करता है, मास इंक्रीजेस। यानी एवरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। नेगेटिव चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने मास को लेकर आएगा, और पॉजिटिवली चार्ज होना मतलब, मोर पॉजिटिवली चार्ज होना मतलब मास का रिडक्शन, मास का कम होना। तो एवरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसको थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज देकर बोले, क्या मतलब? कि सेम टाइप ऑफ पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना? सेम टाइप ऑफ चार्जेज रिपेल ईच अदर न कहें, कंफर्म करें पहले कि पॉइंट चार्ज है कि नहीं। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा वॉल्यूम वाला चार्ज। चार्ज की वैल्यू बड़ी हो सकती, बट जिस वॉल्यूम पर चार्ज है वो वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, तब वो रिपेल करेगा। बड़े वॉल्यूम का एक भी चार्ज हो दोनों में से तो अट्रैक्शन भी हो सकता है सेम चार्ज पे। क्यों होगा, ये हम इंडक्शन के प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो एक सेम चार्ज वाले बॉडी हमेशा रिपेल करेंगे, जरूरी नहीं। अगर वो पॉइंट चार्जेज हैं, उनका वॉल्यूम छोटा है तो जरूर रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक का वॉल्यूम बड़ा है, दूसरे या दोनों का बड़ा है, किसी भी एक का अगर वॉल्यूम बड़ा है, पॉइंट जैसा नहीं है, तो अट्रैक्ट भी कर सकते ड्यू टू इंडक्शन। इसलिए ये ना कहें कि सेम टाइप ऑफ चार्जेज रिपेल, सेम टाइप ऑफ पॉइंट चार्जेज रिपेल। ये पॉइंट बड़ा मीनिंगफुल है। और इन द सेम वे अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट, है ना, ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट
अनचार्ज बॉडी इफ बॉडी इज लार्ज। एक अगर बॉडी लार्ज है अनचार्ज, तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती, ठीक है ना। सिर्फ ये अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन दोनों चार्ज बॉडी में ही नहीं होता, एक अनचार्ज भी हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि लार्ज बॉडी के केस में इंडक्शन होता और अट्रैक्शन कर सकता। क्यों के लिए इंडक्शन का वेट करेंगे आप। एंड द नेक्स्ट वन, ध्यान रखिएगा, अगर दो बॉडी ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन जो है ना, वो एश्योर कर रहा कि दोनों पर चार्ज है, और सेम टाइप का, ठीक है ना। देखिए, रिपल्शन का फोर्स और किसी में नहीं होता, ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्शन होता है ना। अगर वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस ना हो तो जनरली अट्रैक्शन ही होता, ठीक है ना। जब कुछ फर्मी में डिस्टेंस होते, एक लिमिट के बाद, बहुत स्मॉल के बाद होता है जरूर रिपल्शन, लेकिन अट्रैक्शन होता, और सारे में अट्रैक्शन ही होता। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स है जिसमें रिपल्शन होता है, चार्ज के केस में। तो रिपल्शन कन्फर्मिंग प्रूफ है, एक कन्विंसिंग प्रूफ है कि दोनों बॉडी चार्ज है। अट्रैक्शन कन्विंसिंग प्रूफ नहीं है कि दोनों बॉडी चार्ज है। क्यों? अट्रैक्शन तो एक अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज बॉडी से हो सकता, दोनों अनचार्ज बॉडी हो तो भी हो सकता है, ग्रेविटेशन के ड्यू टू भी हो सकता। इसलिए रिपल्शन इज द कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ चार्ज। अट्रैक्शन इज नॉट ऑलवेज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ चार्ज, है ना। रिपल्शन इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ चार्ज। रिपल्शन नहीं, है ना, अट्रैक्शन नहीं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रहे कुछ जो आपने अभी पढ़ा। हम अपने इस ऐप में आपको क्वेश्चन सेट देंगे, कई सेट देंगे, एक बहुत आसान, एक उससे बढ़िया, है ना, एक मेंस, फिर एक एडवांस लेवल का, अलग अलग टेस्ट भी रखेंगे आपको पूरे, है ना, जितने साल के लिए आप एसोसिएट होंगे इसमें, उसमें आपको पूरी तरह से एक एक्सक्लूसिव मटेरियल देंगे, जिस मटेरियल्स के आपको कहीं फिजिक्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम और भी सब्जेक्ट्स को इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जल्दी से ही। तो हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए फिजिक्स के लिए, हम इतना दे देंगे कि आपको कहीं कुछ नहीं, और एडवांस लेवल तक मेडिकल वालों को अपने नीट के लिए सब कुछ दे देंगे, सबके लिए सेपरेट्स और अलग अलग तरह के, है ना, मेडिकल और आईटी के लिए और अदर इंजीनियरिंग के लिए, ओलंपियाड के लिए क्वेश्चन सेट्स होंगे। आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। आप अपने कमेंट्स भी लिखिए, और आपकी कोई शिकायत हो तो वो भी लिखिए, बड़ाई भी लिखिए, और बच्चों तक इस ऐप को पहुंचाइए, है ना। हम एक जितना पॉसिबल कम रेट का होगा उस पर हम आपको यह अवेलेबल कराएंगे, बट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होना पड़ेगा। वो ज़्यादा मोटिवेशन आपको, आप नंबर बढ़ाएंगे तो होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, कितने तरह से हम चार्ज करेंगे और कैसे होगा, उनका रिलेशंस क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। आप आइए, 3 लेक्चर तक जनरली थियरी होगी, कभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि आप 11th वाला वेक्टर और लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा थियरी पढ़े रहिएगा, बाकी जहाँ ज़रूरत होगी मैं फिर से रिवाइज करूँगा और उस पर बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।